ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप 30 मई को ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। अब तक हम लोग हिस्ट्री के अंदर जो मॉडर्न हिस्ट्री है हरियाणा की उसके बारे में जान चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हिस्ट्री का जो दूसरा पोर्शन है, सेकंड पोर्शन है, जिसको एंशियंट हिस्ट्री भी बोलते हैं, और उसके बाद फिर आपका मिडेवल हिस्ट्री जो हरियाणा की उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसा तो कोई ज़्यादा क्वेश्चन तो यहाँ से आने की उम्मीद है नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे एक फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि बनवाली कहाँ पर है, मिथ्याथल कहाँ पर है हरियाणा के अंदर, तो कुछ उस टाइप की चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अब एक चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ, भरत सर ने आप लोग को वैदिक कल्चर, ऋग्वैदिक कल्चर, उससे पहले आपको हड़प्पा कल्चर पूरा डिटेल में कराया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो क्लासेस अच्छे प्रॉपर अटेंड की होंगी। उसके बाद ये जो हरियाणा की चीज़ें, उसके अंदर जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आप लोगों को बताते हुए चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, जनरली हिस्ट्री क्या होता है, पहला तो क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में यही आता है, और हरियाणा के पर्सपेक्टिव में कैसे कैसे हिस्ट्री को देखना वो हम लोग देखेंगे। अब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री हरियाणा के इसलिए स्टार्ट की क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें थी, यहाँ पर ऐसा कुछ ज़्यादा चीज़ें मिलेगी नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत है उसको तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब मैं अगर हरियाणा या हिस्ट्री की बात करूं तो देखो, हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है स्टडी ऑफ पास्ट। आप पास्ट की स्टडी कर रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। तो इस हिसाब से तो हर एक वो इंसिडेंट पास्ट में गया है जो आपके साथ बीता हुआ है, हर घटना पास्ट के अंदर ही होती है। अब ऐसे तो हर कोई दूसरी चीज़ को हम लोग पास्ट के अंदर, हिस्ट्री के अंदर रख देंगे, लेकिन नहीं। अब यहाँ पर बताया जाता है कि हिस्ट्री के लिए क्या होने चाहिए, कुछ सोर्सेज होने चाहिए। और वो क्या सोर्सेज होने चाहिए, या तो वो किसी लिटरेचर से रिलेटेड हो सकते हैं, साहित्य से संबंधित हो सकते हैं, कोई लिटरेचर लिखा गया हो उस टाइम पे। ये जो लिटरेचर है या तो ये सेकुलर हो सकता है या किसी खास धर्म के लिए हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दीप वंश, महावंश, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हो, जैन धर्म के ग्रंथ पढ़ते हो, तो वो किसी खास धर्म की बातें करेंगे। आप चाणक्य कौटिल्य जी का अर्थशास्त्र पढ़ते हो, ये जो किताब पढ़ते हो तो वो एक सेकुलर होगा, वो किसी खास धर्म की बातें नहीं करेगा। तो लिटरेचर हो सकता है, वो एक सोर्स, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो सकता है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो सकता है, वो एक कॉइन्स हो सकता है, या फिर वो एक सील के रूप में आपको दिखाई दे सकता है। XYZ कोई भी सोर्सेज हो सकता है। उतना ज़्यादा डिटेल के अंदर हम लोग हिस्ट्री के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये जो सोर्सेज है हिस्ट्री के, इन्हीं से डिफाइन होती है क्या अपनी हिस्ट्री। अब देखो क्या है, अब हरियाणा के अंदर हम लोग बात करें तो हरियाणा के अंदर भी क्या है, बहुत सारी ऐसी जगह है, बनवाली हुआ, मिथ्याथल हुआ, राखी गढ़ी हुआ, या जैसे फरमाना खास हुआ, दक्ष खेड़ा, ये क्षेत्र हुआ। ये वो रीजन है हरियाणा के जहाँ से हड़प्पा कल्चर के कुछ एविडेंसेस मिले हैं, और इन्हीं बेसिस पर हमने बोल दिया कि हरियाणा के अंदर हड़प्पा कल्चर कुछ इस टाइप का रहा होगा। एक एग्जाम्पल की और मैं बात करूं, जैसे अग्रोहा रीजन हुआ हिसार का हरियाणा के अंदर, और जैसे अगर हम लोग बात करें सूद हुआ यमुनानगर का, तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप मिले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो ना हो, कहीं ना कहीं हरियाणा के इस रीजन के अंदर बुद्धिज्म का भी स्प्रेड रहा होगा, बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार रहा होगा। ऐसे ही अगर आप लोग देखते हो तो हरियाणा के रोहतक वगैरह, खोखराकोट वगैरह, इन जगहों से जो गणराज्य, रिपब्लिक उस टाइम के हुआ करते थे, उनके भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं। तो उसी के बेसिस पे हमने बोल दिया कि हरियाणा के अंदर इतने गणराज्य हुए होंगे। तो ध्यान रखना कि जो हिस्ट्री हरियाणा की हम लोग समझने जा रहे हैं, उस हरियाणा की हिस्ट्री का जो एविडेंस है वो हरियाणा के अलग अलग जगहों पर मिल रहा है। उसी बेसिस पर हमने हरियाणा की हिस्ट्री को क्या किया है, डिवाइड किया है। तो आइए समझते हैं एक बार। अब देखो होता क्या है, जब आप लोग हिस्ट्री को देखते हो तो हिस्ट्री में अगर हम लोग स्क्रिप्ट के बेस पर बात करें, लिपि के बेस पर बात करें, अब भाषा जो मैं बोल रहा हूं, लैंग्वेज वो होती है जिसको मैं बोल रहा हूं, और अगर उसी लैंग्वेज को मैं लिख देता हूं तो वो क्या हो जाती है, स्क्रिप्ट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट मैंने दी और मैंने यहां पर लिखा मैं ये बोल रहा हूं, ये जो मैंने यहां पर लिखा है वो हो गई लिपि। हर एक वो चीज़ जो भाषा वाली, लिखने वाली, उसको लिपि कहेंगे, और जो बोलने वाली उसको हम लोग क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे।
तो हिस्ट्री के अंदर स्क्रिप्ट के बेसिस पर हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली हिस्ट्री आपकी आती है प्री हिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक है। दूसरी आपकी होती है प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरी आपकी हिस्ट्री होती है जिसको आप लोग हिस्टोरिकल एज भी बोल देते हो। अब देखो यहां पर क्या है, किसके बेसिस पर देख रहे हैं हम लोग, स्क्रिप्ट के बेस पर, लिपि के बेस पर, कि भाई कभी लिपि थी, कभी नहीं थी, कभी है तो पढ़ी नहीं गई, इस तरीके से। तो वो सारी की सारी चीजें हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये जो प्री हिस्ट्री है, इस टाइम पे कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई लिपि नहीं थी, तो इसको बोल दिया कि ये जो टाइम पीरियड है वो कौन सा टाइम पीरियड है, प्री हिस्ट्री का। अब ये थोड़ा सा मैं आप लोग का बैकग्राउंड तैयार करा रहा हूं ताकि हरियाणा को समझने में आप लोग को आसानी हो। तो प्री हिस्ट्री के टाइम पे कोई लेखन प्रणाली नहीं थी, कोई लिखित चीज हमें नहीं मिली। ये जो प्रोटो हिस्ट्री आप लोग देखते हो, यहां पर 2 चीजें आपको दिखाई देगी। एक तो वो दिखाई देगा कि जब आपको लगेगा स्क्रिप्ट है, लिपि है, लेकिन उसको रीड आउट नहीं किया गया है, उसको पढ़ा नहीं गया है। ये एक टाइम पीरियड ऐसा दिखाई देगा कि जिस टाइम पे एक्चुअल में स्क्रिप्ट नहीं थी, लेकिन जो आर्यन थे उन्होंने अपनी लाइफ को इस तरीके से दिखाया कि हाँ भाई लगे कि यहां पर क्या है, लिपि है। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा इसको, ये कंफ्यूज करता है बच्चों को, इसको समझा देता हूं। देखो, लिखने की कला थी यहां पर, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल इस वाले प्रोटो हिस्ट्री में इस पार्ट का आप ले सकते हो, किसको, आप हड़प्पा कल्चर को ले सकते हो। आप हड़प्पा कल्चर में जब आप लोग देखते हो तो हड़प्पा कल्चर में आपको दिखाई देगा कि उस टाइम पे क्या है, हमारे पास स्क्रिप्ट तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये सील मिली है, अब मैं इसको बोल देता हूं यू, कुछ लोग इसको कुछ बोल देते हैं। अब ये वाला सिंबल मिला है इस तरीके का, तो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते क्या है। तो उसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम पे स्क्रिप्ट तो थी, लिखने की कला तो उनके पास थी, लेखन प्रणाली तो थी, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। फिर दूसरा टाइम पीरियड ऐसा आया जिसको कहा गया कि जिस टाइम पे स्क्रिप्ट नहीं थी, लेकिन जो आर्यन थे उन्होंने अपने जीवन को इस तरीके से दर्शाया कि लगे कि हाँ लेखन प्रणाली। एग्जाम्पल देता हूं, मैं किसी पेंटिंग के सामने खड़ा हो जाऊं और ये जो पेंट की जो ब्रश है उसको अपने यहाँ पर लगा लूँ या ऐसे हाथ में पकड़ लूँ, देख कर खड़ा हो जाऊं, तो सामने वाले को लगेगा कि भाई वाकई में इस बंदे को पेंटिंग आती है। और भले ही मेरे को पेंटिंग नहीं आती हो, तो उनका जो जीवन था, उनकी जीवन शैली को देखते हुए, लाइफ सिस्टम को देखते हुए हमें लगा कि उस टाइम पे स्क्रिप्ट थी, लेकिन एक्चुअल में कहा जाता है स्क्रिप्ट नहीं थी। तो ये टाइम पीरियड, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें ऐसी चीजें दिखाई देगी। तीसरा आता है हिस्टोरिकल एज। ये जो हिस्टोरिकल एज है, इस टाइम पे अपने पास स्क्रिप्ट भी आ गई और दूसरा उसको रीड आउट भी किया जाने लगा, पढ़ा भी जाने लगा। तो ये 3 टाइप की हिस्ट्री है। एक वो जहां पर स्क्रिप्ट नहीं थी, दूसरी वो जहां पर स्क्रिप्ट तो थी लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, जिसको हम लोग हड़प्पा। स्क्रिप्ट नहीं थी लेकिन आर्यन ने अपनी लाइफ को इस तरीके से दिखाया कि वहां पर लगे कि एक्चुअल में कोई स्क्रिप्ट है। जैसे मैं दिखा दूं मैं अनपढ़ हूं और मैं एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाऊं, तो सामने वाला सोचेगा पढ़ा लिखा आदमी है। मान लो कि मैं इलिटरेट हूं और मैं कोट पैंट लगाकर इस तरीके से एक बहुत ही बड़े मतलब पुस्तकालय में, लाइब्रेरी के अंदर जाता हूं और वहां पर लगे कि हाँ भाई ये आदमी अच्छा पढ़ा लिखा है, तो वो इसी तरीके का कुछ ना कुछ जीवन रहा होगा। तो उसको हम लोग कहेंगे कि स्क्रिप्ट नहीं थी, लेकिन आर्यन की लाइफ से हमें पता चल रहा था कि हाँ भाई स्क्रिप्ट यहाँ पर हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में नहीं थी। और तीसरा फिर हिस्टोरिकल एज, जिसको बुद्धा एज भी कहा जाएगा। उसी टाइम पे नए नए रिलीजन उभर कर आते हैं और वहाँ पर स्क्रिप्ट भी आई और उसको पढ़ा भी गया। ठीक है, तो चलिए ये था अपना क्या हिस्ट्री का डिवीजन, किसके बेस पर, स्क्रिप्ट के बेस पर। अब हम लोग हरियाणा की एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले आपका प्री हिस्टोरिक एज और दूसरा कौन सा, प्रोटो हिस्टोरिक एज। अब हरियाणा में देखना, ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसके टाइम पीरियड के आसपास आपको एक तो हरियाणा में देखना है नियोलिथिक,
नियोलिथिक से पहले पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, फिर मेजोलिथिक, और फिर तीसरा कौन सा देखना है, नियोलिथिक। देखो लिथिक का मतलब क्या होता है, लिथिक का मतलब होता है पत्थर, स्टोन। तो स्टोन के बेसिस पर हिस्ट्री को पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक एज में बांट दिया जाता है। किसके बेस पर, देखो नाम से पता चल रहा है, पैलियोलिथिक पत्थर से पहले, मेजोलिथिक ऐसा टाइम पीरियड जो पत्थर के बीच में हो, नियोलिथिक नया पत्थर, नवपाषाण, हिंदी में इसको कहेंगे पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ऐसी हिंदी मिलेगी, टेंशन ना लो, ठीक है। अब ये जो तीन हिस्ट्री है हरियाणा के अंदर, इनके क्या क्या एविडेंसेस है, हरियाणा में क्या क्या चीजें मिली, वो हम लोग समझेंगे। जब प्रोटो हिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं हरियाणा के अंदर, तो आपको दिखाई देगा एक तो सीसवाल कल्चर हरियाणा का, और दूसरा आपका कौन सा, हाकड़ा कल्चर, हाकड़ा कल्चर। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक तो है सीसवाल कल्चर, सीसवाल कल्चर के कुछ एविडेंसेस हरियाणा के मिले हैं सीसवाल जगह से। हाकड़ा कल्चर, जो अपनी घग्गर रिवर है हरियाणा की, उस घग्गर का एंशिएंट नेम क्या था, हाकड़ा था। अब एक चीज बताओ, एक रिवर फ्लो कर रही है, ज्योग्राफी का यूज करो, जब ये रिवर फ्लो कर रही है तो इस रीजन में यहां पर सोइल की प्रोडक्टिविटी ज्यादा दिखाई दे रही है, एग्रीकल्चर ज्यादा हो रहा है। तो जब एग्रीकल्चर ज्यादा हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, फार्मिंग होगी। तो ये जो हरियाणा का हाकड़ा कल्चर है, घग्गर नदी के किनारे जो बसा हुआ है, इसको कहा गया कि अर्ली फार्मिंग एज था, या ये फार्मिंग पीरियड था हरियाणा का, जहां पर हरियाणा में कृषि की शुरुआत हुई। जाहिर सी बात है, यहां से हाकड़ा रिवर है, वो फ्लो कर रही है, उसका पानी मिल रहा है, तो वहां पर क्या हो गया, फार्मिंग हो गई, एग्रीकल्चर हो गया। तो एग्रीकल्चर के कुछ एविडेंसेस भी यहां से हरियाणा के हाकड़ा कल्चर से मिले हैं। आप सूद में देखते हो यमुनानगर के अंदर, वहां पर आपको दिखाई देंगे। आज के टाइम पे एग्जीबिशन चल रहा है पंचकुला वगैरह के क्षेत्र में, अंबाला के क्षेत्र में, इसी हाकड़ा कल्चर को लेकर। तो ये आपको किसके अंदर दिखाई देगा, प्रोटो हिस्ट्री उस टाइम पे या उसके बाद का कुछ टाइम पीरियड। तो अब हम लोग देखते हैं कि हरियाणा के अंदर, देखो मैं कोशिश करूंगा आप लोग की जो 30 मई को आपका एग्जाम है, तो उस एग्जाम को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा आप लोग की चीजें कवर हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये मेंस का पार्ट तो है नहीं, सिर्फ प्रीलिम्स का पार्ट है। तो यहां पर हम लोग प्रीलिम्स की ही ज्यादा बातें करेंगे। अब देखना सबसे पहले पैलियोलिथिक एज, नाम से पता चल रहा है पैलियोलिथिक, लिथिक माने क्या होता है, स्टोन। तो यहां पर स्टोन टूल्स पाए जाएंगे, और स्टोन टूल्स कहां पर मिलेंगे, छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे, स्मॉल, फ्लैट और राउंडेड स्टोन मिलेंगे। अब देखो होता क्या है, एक जो ह्यूमन होता है ना, मनुष्य होता है, वो अपने आसपास की चीजों से पे, या फिर जो नेचर होता है, प्रकृति जो होती है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। ये जो पैलियोलिथिक एज था, इस टाइम पीरियड पे टेम्परेचर काफी कम रहता था, और जब टेम्परेचर कम रहता है तो आपको पता है एग्रीकल्चर जैसी एक्टिविटीज यहां पर नहीं हो सकती। अब उसके चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है। अब वो क्या कर रहा है, पत्थर का ही यूज कर रहा है वो रहने के लिए। हालांकि ऐसा तो कोई रह नहीं रहा है, लेकिन अगर रहेगा भी तो गुफा बनाएगा, किसकी, पत्थर की बनाएगा। अगर किसी चीज का यूज भी करेगा तो किससे करेगा, पत्थर से करेगा। तो यहां पर आपको स्मॉल, फ्लैट और राउंडेड स्टोन आपको दिखाई देंगे। ये पूरा डिटेल के अंदर सर ने करा रखा है, मैं उतना नहीं जाऊंगा, हरियाणा के पर्सपेक्टिव में ज्यादा बात करूंगा। आप पिंजौर, पंचकुला, धामली, पपलाना, सुकटेरी, फिरोजपुर, झिरका और करनाल का कुछ पार्ट, ये आप इनको बोल सकते हो पैलियोलिथिक एज की। जब मैं बात करता हूं तो अपर हरियाणा का जो अपर पोर्शन है, उसके अंदर ये पैलियोलिथिक एज आपको दिखाई देगा, जिसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ये वाले जो क्षेत्र है, करनाल, कुरुक्षेत्र आज के, वहां पर आपको पैलियोलिथिक एज दिखाई देगा। और पैलियोलिथिक एज के अंदर एक दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। एग्रीकल्चर नहीं था यहां पर पैलियोलिथिक एज में। आपको और क्या दिखाई देगा, यहां पर देखो एग्रीकल्चर नहीं है, जाहिर सी बात है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करो आप लोग, जैसे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा तो एक जो मानव होगा, जो मनुष्य होगा, वो क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या रहेगा, घूमता रहेगा। जब एक जगह से दूसरी जगह वो घूमेगा, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, खाने पीने के लिए घूमेगा। दूसरा, उसको डर भी रहेगा
कि कोई दूसरा अटैक ना कर दे, इसलिए वो क्या रहेगा, झुंड में रहेगा। इसलिए हिस्ट्री के ऊपर ये भी कहा जाता है कि जब झुंड में रहता है तो बातचीत भी आपस में करते होंगे, तो कहीं ना कहीं भाषा भी, लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हुआ होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर पैलियोलिथिक एज के अंदर हरियाणा में आपको दिखाई देगी। अगला आता है मीजोलिथिक एज। हरियाणा के अंदर ऐसा कुछ है नहीं। फिर आता है नियोलिथिक एज। अब इस नियोलिथिक एज में हरियाणा के अंदर क्या हुआ, देखो पैलियोलिथिक एज जो है यहां पर टेम्परेचर माइनस में रहता था। पैलियोलिथिक के बाद आया मेजोलिथिक एज। कुछ ज्योग्राफिकल चेंजेस हुए और यहां पर क्या दिखाई देने लगा, गर्म और शुष्क, मतलब यहां पर टेम्परेचर ज्यादा भी और कम भी, टेम्परेट रीजन ये दिखाई देने लगा। तो जब ये रीजन हुआ तो यहां से फिर एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाती है। एग्रीकल्चर के एविडेंसेस यहां से मिलने लग जाते हैं और जो स्टोन थे वो स्टोन चेंज होकर बड़े लार्ज स्टोन के रूप में, हथियारों के रूप में दिखाई देने लग जाते हैं। एग्रीकल्चर के एविडेंस मिल जाएंगे, लेकिन एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है, सब्सिडेंस जो लाइफ है, वो आपको कहां से दिखाई देगी, वो नियोलिथिक एज से। और सीसवाल कल्चर जो है वहां पर भी इसके कुछ एविडेंसेस मिलेंगे हरियाणा के अंदर। तो ये कौन सा था आपका हरियाणा के अंदर, नियोलिथिक एज। इसको नवपाषाण काल भी बोलते हैं। फिर जैसे ही पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक क्रॉस हुआ तो फिर आपके पास आता है कौन सा एज, मेटल एज। अब यहां पर देखो क्या है, कॉपर मेटल खोजा गया और कॉपर को अगर आप टिन के साथ मिलाते हो तो वो क्या बन जाता है, ब्रोंज बन जाता है। इसलिए जो हड़प्पा कल्चर था उस हड़प्पा कल्चर को ब्रोंज एज कहा जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाएगा। लेकिन ये जो चैल्कोलिथिक है, यहां पर जब आप रोहतक और हिसार के अंदर देखते हो तो यहां पर कॉपर टूल्स मिलेंगे आपको, छोटे छोटे कॉपर्स के टूल मिलेंगे। कहां पर, रोहतक और हिसार के अंदर। तो इससे ये पता चलता है अगर कॉपर टूल्स मिल रहे हैं तो चैल्कोलिथिक एज है। देखो ब्रोंज एज कहा जाता है किसको, हड़प्पा कल्चर को। कॉपर हमारे पास यहां होता था, टिन का हम लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, और जब कॉपर और टिन को मिला देते थे तो क्या बनता था, ब्रोंज बनता था। तो कई बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हरियाणा में कौन सा मेटल सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ध्यान रखना, कॉपर है यहां पर, टिन इंपोर्ट कर रहे हैं तब जाकर ब्रोंज बन रहा है, ना कि सीधा आप लोग ब्रोंज टिक कर दोगे। तो ये जो टाइम पीरियड है वो आपको कौन सा दिखाई देगा, मेटल एज में, चैल्कोलिथिक एज। और इसमें दो जगहों के नाम याद रखने हैं, एक तो रोहतक और दूसरा कौन सा, हिसार। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले पॉइंट पर। देखो अब मैं आप लोग को, जब ये नियोलिथिक एज क्रॉस हो जाएगा, एक सेकंड रुकना भाई। देखो जैसे ही कॉपर एज की एंडिंग होती है, देखो धीरे धीरे मनुष्य क्या कर रहा है। पहले तो वो झुंड में रह रहा है, शिकार कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा था। डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, उसकी लाइफ जो है, सब्सिडेंस जो वो एक तरीके से दूसरे पर निर्वाह करता था, अब उसका जो लाइफ है वो स्टेबल हो जाएगी। जब स्टेबल लाइफ हो जाएगी तो वो नए नए आविष्कार करने लगेगा। पहले उसने शुरुआत में क्या किया, छोटे छोटे टूल्स बनाने शुरू किए, उन टूल्स का यूज करना शुरू किया। उसके बाद वो क्या करना शुरू कर देगा, इन्हीं टूल्स को एज ए मिसाइल टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू कर देगा, मतलब भाले वगैरह का प्रयोग आना शुरू हो जाएगा। फिर उसको क्या मिलने लग जाएगा, मेटल मिलने लग जाएगा। तो मेटल के नए नए टूल्स, नए नए स्टोन्स बनने लग जाएंगे। एग्रीकल्चर उसके पास अच्छे मात्रा में हो रहा है, टूल्स उसके पास आ रहे हैं और भोजन उसको आसानी से मिल रहा है। जब ये सारी चीज़ें होगी तो एक बड़ा कल्चर किसका रूप ले लेगा, एक सभ्यता का, सिविलाइजेशन का रूप ले लेगा। तो चैल्कोलिथिक एज इनके बाद फिर आता है अपना कौन सा कल्चर, हड़प्पा कल्चर। इसलिए हड़प्पा कल्चर से पहले का ये जो टाइम पीरियड था इसको अर्ली हड़प्पा, और फिर उसके बाद में जो वैदिक एज आएगा उसको पोस्ट हड़प्पा भी कहा जाता है। जैसे सीसवाल और हाकड़ा कल्चर हरियाणा का, वो अर्ली
और हड़प्पा कल्चर के बीच का पॉइंट आपको दिखाई देगा। अब मैं आप लोग को हड़प्पा कल्चर के बारे में उतना सर ने पढ़ा रखा, वो मोर देन इनफ है। मैं आपको हरियाणा के पर्सपेक्टिव में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्या चीज़ मिली है, वो आप लोग को पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, क्योंकि हमें ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च नहीं करनी है। देखो, सबसे पहली जो जगह है वो कौन सी है? राखी गढ़ी। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि प्रीलिम्स एग्जाम में फैक्चुअल जरूर पूछेगा, और पहला क्वेश्चन तो सीधा यही पूछेगा कि ये जो जगह है वो कहाँ पर है। तो ध्यान रखना, नारनौद के हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जगह मिली है। अब ये जो नारनौद का जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है, राखी गढ़ी है, ये कहा जाता है कि जो ऋग्वैदिक दृशदती नदी है उसके किनारे पर ये बसा हुआ है। दृशदती नदी नाम से ही पता चल रहा है, दृशदती देवों के द्वारा निर्मित नदी, तो इसलिए इस नदी को, इस रिवर को काफ़ी होली रिवर भी माना जाता है और कहा जाता है कि देव के द्वारा निर्मित थी। और राखी गढ़ी जो हिसार डिस्ट्रिक्ट नारनौद में, वो इसी के किनारे। सबसे बड़ा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, वो ये याद रखना है कि मोहनजोदड़ो एक फेमस प्लेस है। उसके बाद जो सेकंड मेजर प्लेस है वो आती है कौन सी? राखी गढ़ी। कहाँ की? हरियाणा की। मोहनजोदड़ो के बाद जो सेकंड जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, मेजर प्लेस कौन सी? हड़प्पा सिविलाइजेशन की राखी गढ़ी है। डॉक्टर अमरिंदर ने यहाँ पर एग्जीबिशन स्टार्ट किया था, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती है? ज्वेलरी मेड्स ऑफ वेयर स्पेसिफिक स्टोन्स वर आल्सो फाउंड। देखो, यहाँ से मेन तो यही था, ज्वेलरी वगैरह ही था। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर हमें हरियाणा की किसी खास जगह से कोई चीज़ मिल रही है, मान लो ज्वेलरी मिल रही है, और वो भी वेयर्स की, मृद भांड की, मान लो फॉर एग्जांपल प्रीशियस स्टोन्स की मिल रही है हमें, कोई ऐसा पत्थर है जो काफ़ी कीमती पत्थर है और उसकी ज्वेलरी मिल रही है, तो उस ज्वेलरी से ये पता चल रहा है सजना है मुझे सजना के लिए। मतलब यहाँ की जो महिलाएं होती थी, यहाँ की जो औरतें होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल आप मोहनजोदड़ो चंदहुदड़ो में देखते हो तो वैनिटी बॉक्स मिले हैं, और क्या कहते हैं, लिपस्टिक मिली है वहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ की महिलाएं जो है वो साज श्रृंगार करती थी, और राखी घड़ी से ज्वेलरी मिल रही है तो इसका है। तो ज्वेलरी मिल रही है तो ये ऑटोमेटिकली जाहिर है, और वो वेयर्स की है, मृद भांड की है, वो प्रीशियस स्टोन्स की है, तो कुछ स्पेसिफिक स्टोन्स यहाँ से मिलेंगे। आप याद है ना, इस तरीके से रखा करो कि अच्छा ज्वेलरी है तो ज्वेलरी तो भाई साहब महंगी होगी, और जब महंगी होगी तो 9 लखे का हार जैसी होगी, और वो एक प्रीशियस होगा, और वो प्रीशियस होगा तो राखी घड़ी के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। तो वो चीज़ दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। कोई प्रीशियस स्टोन है, अगर वो मिल रहा है तो आप बोल सकते हो कि ज्वेलरी मिल रही है वहाँ पर, और ज्वेलरी मिल रही है तो ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई, यहाँ की महिलाएं साज श्रृंगार किया करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि वो एक अलग चीज़ है कि इनका नहाना धोना तभी होता था जब सोसाइटी के अंदर कुछ फंक्शन होता था। चलते हैं आगे। अगला जो है वो है अपना फरमाना खास या दक्ष खेड़ा। ये काफ़ी फेमस है। देखो कहाँ पर पड़ता है ये? अपना जो रोहतक का महम है, आज के टाइम पे महम है रोहतक का, वहाँ पर ये फरमाना खास पड़ता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि हरियाणा का जो सबसे लार्जेस्ट जो साइट है वो है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है वो कौन सा है? वो है फरमाना खास। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या है, सेल खड़ी की बनी हुई 4 हड़प्पा सील यहां से मिली है। ठीक है, तो हड़प्पा सील का मतलब एक टाइप के कल्चर को शो कर रहा है वहां के। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यहां पर बुरियल साइट्स मिली है, और ये जो बुरियल साइट्स है इससे अब एक चीज पता चलती है, अगर कहीं पर शवगृह मिल रहा है, कहीं पर कब्रिस्तान मिल रहा है, तो ये चीज़ समझ में आती है कि यहाँ के लोग है ना धर्म में भी, रिलीजन में भी कहीं ना कहीं किसी तरीके का विश्वास रखते हैं, दबाते हैं शवगृह। दूसरा ये होता था कि जैसे जिस तरीके से ये लोग दबाते थे तो उससे ये भी शो होता था कि ये लोग क्या करते थे, जैसे मान लो दबा दिया तो सर अंदर डाल दिया, पैर बाहर निकाल दिए, पैर अंदर डाल दिया, सर बाहर निकाल दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंधविश्वास को भी ये शो करता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। हड़प्पा सिमेट्री यहाँ से दिखाई दी है जो लगभग 5 एकड़ में फैली हुई है।
तो ये पोट्री पोर्ट्स दिखाई दिए हैं वेरियस साइज के। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी कि ये टाइम पीरियड वो है जब जो मनुष्य है वो नए नए डेवलपमेंट कर रहा है, और जब नए नए डेवलपमेंट कर रहा है तो आर्ट के अंदर भी नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, और अगर वो कहीं से एग्जिबिट हो रहा है, वो कहीं से उसका उत्खनन होने पर वो मिल रहा है, तो ये पता चल रहा है कि ये कल्चर ऐसा इस तरीके का रहा होगा। खैर मोटे तौर पर जहां तक मेरा आइडिया, मेरा अनुमान है, आपसे अगर पूछेगा तो ये पॉइंट जरूर पूछ सकता है, और कहाँ पर है ये पूछेगा। ये वाले जो है वो एक एक मेन आपके मैंने इसमें लिखवा दिए है, वो आपसे पूछ लेगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। फरमाना खास के बाद लो भाई ये भी, और देखो मैं इतना आइडिया जरूर लगा सकता हूँ, अगर जगह के नाम पूछेगा तो राखी घड़ी बनवाली तो जरूर पूछेगा। अगर एग्जाम के अंदर बाकी याद ना भी रहे तो राखी घड़ी बनवाली जरूर याद रखना। सारे याद रखने हैं लेकिन ये दो जरूरी है। अगला कौन सा है? बनवाली। बनवाली कहां पर पड़ता है? ये बनवाली पड़ता है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब यहां पर देखो 1965 के अंदर यहां पर ये चीजें लिखी गई थी। हरियाणा सरकार ने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एग्जीबिशन यहां पर 1974 के अंदर स्टार्ट करवाई। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनवाली, देखो एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूं, हिसार, सिरसा और तीसरा है कौन सा आपका? फतेहाबाद। ये तीन डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं यहां पर उस टाइम का हरियाणा का सीसवाल कल्चर, उसके कुछ एविडेंसेस मिले हैं। तो सीसवाल कल्चर के यहां पर एविडेंस मिले हैं। और क्या है? 2 माउंट्स नियर हिल है यहां पर, जिसके 2 माउंट है, यहां की ग्रेट इंपॉर्टेंस को दिखाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं, वो इतनी खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन सबसे पॉइंट ये ध्यान रखना कि बनवाली जो है वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। और देखो एक चीज हरियाणा, एक दो चीजें हरियाणा में कॉमन मिलेगी। क्या? अर्ली हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा, हड़प्पा के बाद की चीजें और हड़प्पा से पहले की चीजें के बहुत सारे एविडेंसेस लगभग हर जगह पर आपको दिखाई दे जाएंगे। अब आगे मूव करते हैं। अगला आता है मिथ्याथल। ये मिथ्याथल कहां पड़ता है? ये है भिवानी के अंदर। भिवानी कहां पड़ता है? ये तो पता होगा, टेक्सटाइल मिल के लिए फेमस है, टिट्स कॉलेज है वहां पर। अब एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि इस जगह से गुप्ता और कुषाण पीरियड के जो सिक्के होते थे 1915-16 के अराउंड यहां पर एग्जीबिशन किया गया, तो गुप्ता और कुषाण के सिक्के यहां पर मिलेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि हरियाणा के इस मिथ्याथल रीजन के अंदर हो ना हो किसका रूल भी रहा होगा? गुप्ता और कुषाण का रूल भी रहा होगा। एक ये ध्यान रखना है 13 कॉपर रिंग्स और 2 हार्पून्स, ये चीजें और मिली है। तो 13 कॉपर रिंग्स पाई जा रही है, तो इसका मतलब है कि मिथ्याथल भिवानी के अंदर एक टाइम पे कॉपर काफी मात्रा में रहा होगा, तभी तो हरियाणा में सबसे ज्यादा कॉपर रिंग्स इस मिथ्याथल से मिल रही है। और चूंकि कॉपर मिल रहा है तो फिर इन्होंने टीन का इंपोर्ट किया होगा, और ब्रोंज भी कहीं पर यहां पर कहीं ना कहीं बनता होगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर हरियाणा की किसी जगह पर कॉपर मिल गया तो 100% वहां के लोग टिन को इंपोर्ट करके वहां पर ब्रोंज भी बनाएंगे। तो ब्रोंज एज इसलिए तो कहा गया, कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा को इसलिए तो नाम दिया गया है। तो ये सारी चीजें मिल रही है, ये एविडेंसेस को शो करती है कि ये यहाँ पर मेटल एज भी था, चैल्कोलिथिक एज भी था, और यहाँ पर हड़प्पा अर्ली हड़प्पन एज भी था। और दूसरा ये सारी चीजें मिल रही है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को भी ये क्या करेगा? शो करेगा। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा? मिथ्याथल। डॉक्टर सूरज भान ने यहाँ पर 1967-68 के अंदर विजिट किया था। इनका भी थोड़ा सा नाम ध्यान रखना आप लोग कि किसका किसका एविडेंसेस है। चलो तो अब आगे चलते हैं अगली जगह के ऊपर। अगली जो जगह है वो अपने पास कौन सी आती है? कुणाल। कुणाल कहाँ पर पड़ता है? जो फतेहाबाद की रतिया डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि हाकड़ा कल्चर जो है, हड़प्पा से पहले का जो हाकड़ा कल्चर है, हाकड़ा किस रिवर का एंशिएंट नेम है? घग्गर रिवर। और चूंकि रिवर है तो यहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, यहां पर फार्मिंग खेती ज्यादा होती है,
और यहाँ की जो लाइफ थी वो कैसी लाइफ थी, स्टेबल लाइफ थी। तो कुणाल जो है ये रतिया फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिल रहा है। तो इससे एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा रहा होगा, स्टेबल लाइफ रही होगी, एग्रीकल्चर सरप्लस रहा होगा। ये सारी चीज़ें इसको इन एविडेंसेस को शो कर रही है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये जो जगह है ऋग्वैदिक सरस्वती रिवर के किनारे भी बसी हुई है। कौन सा, देखो जब आप लोग देखते हो आज के, मैंने आप लोग को ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में रिवर सिस्टम ऑफ हरियाणा कराया, तो आपको पता है कि सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से सरस्वती नदी निकली और फ्लो करते हुए पंजाब के संगरूर के अंदर घग्गर नदी से आकर मिल गई और वही घग्गर नदी आगे की तरफ फ्लो की। सरस्वती की स्टोरी मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा उसने अपना रास्ता बदला, बीच बीच में गायब हो जाती थी। वो सारी चीज़ों को लेकर आज भी एविडेंसेस देखे जा रहे हैं। तो सरस्वती रिवर जो है एक होली रिवर भी है और वैदिक कल्चर की एक इंपॉर्टेंट रिवर भी है। इसलिए ये कहा गया कि ये जो कुणाल है ये भी कहीं ना कहीं किस नदी के किनारे, उस टाइम पे वैदिक सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। फिर गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी भी यहाँ से मिली है। इसलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये भी घुमा कर दे दे कि हरियाणा के किस जगह से गोल्ड मिला है, ये किस जगह से ज्वेलरी मिल रही है गोल्ड की, तो वो कौन सी है, कुणाल। गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के लोग प्रीशियस स्टोन का यूज़ करना जानते थे, उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करना जानते थे, और यहाँ के लोग बाकी दूसरी जगहों से साज श्रृंगार उनका क्या होता था, ज़्यादा होता था। खैर ये तो था किसके बारे में, कुणाल के बारे में। अगली जगह देखना कौन सी है, ये है भिंडाना। ये भी कहाँ पर पड़ता है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। देखो जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, आप लोग ध्यान रखना, वो या तो सरस्वती रिवर के लेफ्ट बैंक पर पड़ेगा या फिर राइट पर पड़ेगा। तो भिंडाना है, यहाँ पर 2003-04 के अंदर एग्जीबिशन हुआ था और ये ऋग्वैदिक कल्चर जो है सरस्वती रिवर उसके लेफ्ट बैंक पर है और एस राव ने यहाँ पर एग्जीबिशन किया था। ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस, जब चूंकि सरस्वती रिवर मिल रही है तो उससे आप बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हो, क्योंकि हाकड़ा कल्चर जुड़ा हुआ होगा इसके साथ। हाकड़ा कल्चर है तो एग्रीकल्चर की चीज़ें आप बता सकते हो, वहाँ की लाइफ आप लोग बता सकते हो कैसी रही होगी। और यहाँ पर हाकड़ा कल्चर, अर्ली हड़प्पा कल्चर और हड़प्पा सिविलाइजेशन के क्या मिले हैं, एविडेंसेस कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, आपको चीज़ें जोड़ देनी है, इस तरीके से ये चीज़ें चली है। तो ये था आपका कौन सा, भिंडाना। अगला आपका आता है कौन सा, गिरावड़। ठीक है, ये जो गिरावड़ है ये कहाँ पर पड़ता है, मदीना गांव है एक, कहाँ पर, रोहतक के अंदर। ये ध्यान रखना, मक्का मदीना वाला नहीं है, मदीना गांव ही है कहाँ पर, रोहतक के अंदर। मेरी ही नाम राशि ने डिस्कवर किया था 2006 के अंदर, विवेक डांगे ने। और 2007 के अंदर एक ज्वाइंट एग्जीबिशन हुई थी यहाँ पर, जो बसंत सिंधे, मनमोहन कुमार और तोसुकी ओसादा, ये जापान के हैं, इन्होंने एग्जीबिशन स्टार्ट की थी। देखो जिस तरीके से आप लोग हड़प्पा कल्चर के अंदर दयाराम साहनी इन सब का नाम याद रखते हो, उसी तरीके से हरियाणा के अंदर इनका नाम जरूरी है। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये नाम हम क्यों याद रखें, तो भाई दयाराम साहनी जी का भी तो नाम याद रखते हो। हड़प्पा कल्चर इंडिया लेवल पर जब आप लोग पढ़ते हो तो हरियाणा के अंदर इनका नाम याद रखना आपको जरूरी है। तो यहाँ पर भी दिखाई देगा आपको कि रेमनेंट्स ऑफ हाकड़ा कल्चर, टोटल 41 ट्रेंचेस, एग्जीबिशन 5 × 5 मीटर, यहाँ पर ये चीज़ें आप लोग को दिखाई देगी। दूसरा ये दिखाई देगा कि ये जो जगह है यहाँ पर आपको लगभग 13 घाट निवास दिखाई देंगे। और जो नदी के किनारे, रोहतक चूंकि नदी के किनारे नहीं आता, लेकिन ये माना गया कि यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर फ्लो होके इस क्षेत्र के अंदर वाटर सप्लाई कराई होगी उसने, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक टाइम पे घाट बना होगा। दूसरा क्या है कि पोट्री मिल रही है यहाँ पर, और किसको, किसके लिए, खाने को पकाने के लिए। तो मिट्टी के कुछ मृद भांड, मिट्टी के बर्तन वगैरह इस जगह से मिले हैं। कौन सी जगह से, गिरावड़ से, जो कि कहाँ पड़ता है, मदीना के अंदर, रोहतक के अंदर। अब छोटी छोटी जगह है एक दो। अगला है बालू, ये कहाँ पर, कैथल के अंदर। 1977 में डॉक्टर सूरजभान और जिम जे सैफर ने इसको एग्जिबिट किया था। और अर्ली हड़प्पा
के एविडेंस भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। बस जगह का नाम याद रखना, कहाँ पर, बालू कैथल के अंदर। अगला है भगवानपुरा। भगवानपुरा ये जगह कहाँ पर, कुरुक्षेत्र के अंदर। पेंटेड ग्रे वेयर, मतलब मिट्टी के बर्तन पर चित्रित धूसर मृद भांड, ये इसकी हिंदी होती है। तो मिट्टी के बर्तन पर, मिट्टी के ऊपर एक चित्र बने हुए हैं और वो धूसर के फॉर्मेट में आपको दिखाई देंगे, तो इसलिए इसको चित्रित धूसर पेंटेड ग्रे वेयर कहा गया है। और ये कहाँ पर है, भगवानपुर, और भगवानपुर पुरा कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। अगला मदीना, मैंने आप लोग को बता ही दिया, मदीना कहाँ पर, रोहतक के अंदर, मनमोहन कुमार। फिर सीसवाल वाला कल्चर कहाँ पर पड़ता है आपका, हिसार के अंदर। ठीक है, अब आगे समझो भाई। देखो ये सारी चीजें हो गई। देखो होता क्या है, सॉरी, अगर मैं पॉइंट के ऊपर बात करूं तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि एक मनुष्य है, वो क्या रहता, अलग अलग रहता है। उसने क्या करना शुरू कर दिया, शिकार करने के लिए वो झुंड में रहना शुरू कर दिया। जब वो झुंड में रहता था तो धीरे धीरे क्या हो गया, एग्रीकल्चर के एविडेंसेस भी मिलने लगे। जब एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिलने लगे तो एग्रीकल्चर एक टाइम के बाद क्या हो गया, स्टेबल हो गया, सरप्लस होने लगा वहाँ पर। जब ये सारी चीज़ें स्टेबल हो गई तो इस टाइम पे वो स्टोन टूल्स का यूज़ करता था। एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा कि वो कॉपर टूल्स का यूज़ करने लग जाएगा, कॉपर के बने हथियार का यूज़ करने लग जाएगा। यहाँ पर टूल्स के अंदर, मेटल के अंदर नए नए डेवलपमेंट्स वो करेगा। जब ये सारी चीज़ें होगी तो शुरुआत में जो हड़प्पा कल्चर का जो टाइम पीरियड था उसको कहा गया कि 100 लोग के ग्रुप को मान लो बोल दिया क्या, जन मान लो कि 100 ग्रुप है, 100 लोग का समूह है। जन से बढ़कर क्या बना फिर, जनपद। ये जो जनपद है इसकी संख्या कितनी हो गई, 100 से 1000 हुई। जनपद से फिर क्या बना, महाजनपदा बना, महाजनपद। और ये महाजनपद 1000 से बढ़कर कितने हो गए, 10,000 हो गए। और आपको पता है कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद। तो हड़प्पा कल्चर, ये उसके आसपास का जो टाइम पीरियड था वो जन का टाइम पीरियड माना गया। हड़प्पा के बाद आप लोग देखते हो तो हड़प्पा के बाद आपका वैदिक कल्चर आता है। वैदिक कल्चर में भी फिर आपका एक तो ऋग्वैदिक सोसाइटी आती है, ऋग्वैदिक समाज आता है, और एक आपका पोस्ट वैदिक सोसाइटी आती है। ये आपको दिखाई देगा। ये जो हड़प्पा कल्चर है यहाँ पर आपको जन दिखाई देंगे, और ये जो वैदिक है यहाँ पर आपको जनपद दिखाई देंगे। और जैसे ही पोस्ट वैदिक क्रॉस करेगा आपके पास कौन सा टाइम पीरियड आ जाएगा, महाजनपदा। और महाजनपद ऐसे टोटल 16 महाजनपद हुए, जिसमें मगध सबसे इंपॉर्टेंट था। और महाजनपद के बाद फिर आपका क्या बनकर आया, एम्पायर, साम्राज्य। तो कुछ इस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। पहले छोटा ग्रुप, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, और फिर महाजनपद हुए। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। देखो हिस्ट्री कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल सिचुएशन पर भी डिपेंड होती है। ज्योग्राफी से हिस्ट्री डिसाइड होती है, बिल्कुल। अब मगध जो देखोगे, आपको पता है कि मगध गंगा यमुना दोआब रीजन पर पड़ता था। वहाँ से उनको पानी मिलने लगा, लैंड उनके पास थी, एग्रीकल्चर के अंदर उन्होंने स्टेबिलिटी दिखाई। एग्रीकल्चर अच्छा होने लगा तो उनके पास रिवेन्यू जनरेट होने लगा, और जब रिवेन्यू होगा तो उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी। तो वहाँ पर उन्होंने आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी डेवलपमेंट करना शुरू किया। अब मैं खाली बैठा हूँ, तो खाली बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो कुछ चित्रकारी कर लेते हैं, कुछ टूल्स बना देते हैं, कुछ पेंटिंग कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें दिखाई, डेवलपमेंट के तौर पे दिखाई देगी। तो ये सारी चीज़ें कब हो रही है, जब एक आदमी एक जगह पर लगा हुआ और दूसरा फ्री है तो वो कर रहा है। तो ध्यान रखना कि ज्योग्राफी कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर को डिसाइड करेगी। खैर वो तो आप लोग आगे हिस्ट्री के अंदर और ज़्यादा डिटेल में जान लोगे। अब हम लोग बात करते हैं, अब जितने आगे चलकर जैसे ग्रुप बनेगा तो ग्रुप का फिर एक प्रमुख होगा, हेड होगा। फिर जब वो हेड होगा तो वहाँ पर क्या कहते हैं, वो डिसीजन लेगा अपने हेड, और ये सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से चलती रहेगी।
ज्यादातर जगह पर आप लोग देखोगे तो मोनार्की सिस्टम आपको दिखाई देगा, राजतंत्रात्मक प्रणाली आपको दिखाई देगी। लेकिन जब आप लोग ये कल्चर पढ़ते हो तो उसमें आपको सभा समिति, जो आज की लोकसभा राज्यसभा, उसके जैसा आपको दिखाई देगा। हरियाणा के अंदर एक टॉपिक आता है जो दिखाई देता है, जो आज का रिपब्लिक है। देखो पहले राजतंत्रात्मक, राजा हुआ करता था हेड, राजा ही डिसीजन लेता था, राजा ही किसी डिस्प्यूट को सोल्व करता था और राजा ही कानून को लागू करता था। इस सिस्टम को हमने बोल दिया मोनार्की सिस्टम, राजतंत्रात्मक प्रणाली। आज के टाइम पे मोनार्की, नॉमिनल मोनार्की रह गया है, सिर्फ नाम चलता है, बाकी तो डेमोक्रेसी है लगभग हर जगह। रिपब्लिक भी पाया गया है उस टाइम पे। गणतंत्र या गणराज्य, सॉरी, इस गणतंत्र या गणराज्य का मतलब ये हुआ कि वो जो एरिया होगा उसका हेड जो होगा वहां की जनता के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना जाएगा। वो वंशानुगत नहीं होगा, हेरिडिटरी बेस पर नहीं होगा, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो ऐसा नहीं होगा। मोनार्की सिस्टम में क्या होता था, मोनार्की सिस्टम में ये होता था कि जो राजा है उसका बेटा ही आगे चलकर क्या बनेगा, राजा बनेगा। हरियाणा के अंदर कुछ गणराज्य देखे गए हैं और वो गणराज्य हरियाणा के किस किस एरिया में है और उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है वो एक बार हम लोग देखेंगे। तो हरियाणा के कौन कौन से गणराज्य वो देखना है। उसका मतलब ये हुआ कि उन गणराज्य, उनका हेड जो होगा वो वहाँ की जनता के द्वारा इलेक्ट हुआ है, ना कि हेरिडिटरी बेस पर है। तो देखते एक बार हरियाणा के गणराज्य। बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो हरियाणा में एक तो अगर गणराज्य रहा है, एक योध्या गणराज्य रहा है, एक आपका कुणीद गणराज्य रहा है, एक अर्जुनायन गणराज्य। कौन कौन से गणराज्य मैं एक बार लिख भी देता हूं, आगे सारी चीजें मेरे को पढ़ानी है। एक तो आपका अगर गणराज्य, अगर रिपब्लिक, एक आपका कुणीद रिपब्लिक, ये हरियाणा के है भाई, एक आपका योध्या, युधिष्ठिर के नाम पर ही योध्या, युधिष्ठिर के पुत्र योध्या उनके नाम पर, और फिर एक आपका अर्जुनायन। ये 4 गणराज्य इंपॉर्टेंट हरियाणा के अंदर रहे। किस किस जगह पर मिलते हैं और ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले आपका कौन सा गणराज्य, अगर गणराज्य। रिपब्लिक मैंने आप लोग को बता दिया क्या होता है कि ये पूरा जो क्षेत्र होगा, यहाँ का जो हेड होगा वो यहाँ की जनता के द्वारा इलेक्ट होगा। और देखो इससे सही भी है, सभा और समिति जैसे कॉन्सेप्ट को आज हम लोग अपने लोकसभा राज्यसभा के लेवल पर यूज कर रहे हैं। अग्रोहा और बरवाला ये जो 2 जगह है कहाँ की, हिसार डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पर इस अग्रसेन राज्य का उद्गम हो रहा है। अब एक चीज देखो आप, हिसार का ये डिस्ट्रिक्ट है। अब हिसार जो है इस टाइम पीरियड पे सरस्वती रिवर, हाकड़ा रिवर, घग्गर रिवर, इसकी एक इंपॉर्टेंट साइट के रूप में देखा गया था। तो यहां पर जनता ने ये भी देखा कि भाई यहां पर जो राजा होना चाहिए वो जनता के द्वारा डिसाइडेड होना चाहिए कि कौन हो। उन्होंने मोनार्की सिस्टम को नहीं अपनाया। तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर ये था। और जानकारी कहां से मिलती है, अष्टाध्यायी, पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी बुक लिखी है उसके अंदर इस अगर गणराज्य का जिक्र किया गया है। और पतंजलि का जो महाभाष्य है उसके अंदर भी इस अगर गणराज्य का जिक्र मिलता है। और क्या क्या जानकारी यहाँ से मिलती है हमें, जैसे जो अग्रवाल है, आज के जो अग्रवाल है वो ऐसा माना जाता है कि अग्रवाल जो है एक वैश्य कास्ट को शो करता है उस टाइम पे, वो भी कंसिडर की गई है, वो अगर गणराज्य से उनका ओरिजिन हुआ है। दूसरा एक और ध्यान रखना आपको कि जो अगर किंगडम था वो भी कहाँ से आया है, अग्रोहा से आया है। तो 2-3 चीज़ें आप लोग को बेसिक ध्यान रखनी है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी और ये जो महाभाष्य है किसका, पतंजलि जी का। तो ये जो दिखाई देगा आपको अगर रिपब्लिक, यहाँ से इनकी जानकारी मिलेगी। अग्रोहा, बरवाला, हिसार का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको ये दिखाई देगा। और अग्रवाल जो ट्राइब कास्ट है, जो वैश्य कास्ट है, वो भी यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। और कहाँ, कौन सा किंगडम, अगर किंगडम, जो कि अग्रोहा से आया था। अगला देखना, अगला कौन सा है, कुणीद। ये कुणीद जगह कहाँ पर पड़ती है, ये पड़ती है आपके अंबाला के अंदर।
तो यहाँ पर एक एरिया हुआ करता था जिसको कुणीद गण कहा जाता था। तो कुणीद गण जो है वो कहाँ पर है, अंबाला के अंदर है। और ये जो है इसने क्या काम किया था, जो अर्जुन जो रिपब्लिक है, जो अर्जुनायन जो रिपब्लिक अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, इस अर्जुनायन रिपब्लिक ने योद्धे और कुणीद के साथ मिलकर, इन दो के साथ मिलकर किसको डिफीट किया था, कुषाण को हराया था। और यहाँ पर करनाल और जो जगाधरी है, यमुनानगर का जगाधरी है, यहाँ से इस गणराज्य के क्या भी दिखाई दिए एविडेंसेस और सिक्के भी हमें यहाँ से इस कुणीद रिपब्लिक के मिले हैं। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कुणीद रिपब्लिक के बारे में। अगला आपका आता है अर्जुनायन रिपब्लिक। ये जो अर्जुनायन रिपब्लिक है ये कहाँ से मिलेगा आपको, अर्जुनायन रिपब्लिक ये है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर। कुछ पार्ट इसका राजस्थान के अंदर भी फैला हुआ है और इसको भी मेंशन किया है किसने, पाणिनि के अष्टाध्यायी में। अब एक चीज देखो ध्यान रखना है, अब ये जो अर्जुनायन है इसको मर्ज कर दिया गया था। कैसे, डॉक्टर ओल्टकर कहते हैं कि जो अकाट जो वर्ड था, जो करेंसी थी अकाट थी, वो ये शो करती है कि योद्धे और अर्जुनायन ये आपस में क्या हो गए थे, मर्ज हो गए थे। देखो एक चीज मैं आप लोग को बताता हूं, अर्जुनायन ये जो वर्ड माना जाता है वो अर्जुन से माना जाता है, और योद्धे जो माना जाता है युधिष्ठिर के पुत्र योद्धे उनके नाम पर माना जाता है। तो अर्जुनायन और अर्जुनायन और कौन सा वाला, योद्धे वाला, ये दोनों चूंकि भाई भाई हो गए तो इनको मर्ज कर दिया गया। और किससे पता चलता है, जो अकाट नाम का जो करेंसी है उससे अर्जुनायन रिपब्लिक के बारे में पता चलता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में इसका जिक्र है। और तो इवन अगर महाभारत का आप लोग द्रोण पर्व देखते हो, महाभारत के अंदर अलग अलग अध्याय है, अलग अलग पर्व है, तो हर एक का जिक्र उसके अंदर किया गया है। इसी तरीके से महाभारत के द्रोण पर्व में इसका भी जिक्र मिलेगा और योद्धे गणराज्य का भी जिक्र मिलता है। तो ये आपका हुआ कौन सा, योद्धे रिपब्लिक। तो ये बताया कि युधिष्ठिर के जो बेटे योद्धे उनके नाम पर है। यहां से ये जो नौरंगाबाद जो जगह है, यहाँ से एक योद्धे स्क्रिप्ट भी मिली है, एक ब्रह्मी स्क्रिप्ट मिली है जिसको शो करती है योद्धे रिपब्लिक को। ठीक है, तो ये इसको भी क्या किया गया था, इसको ये और वो आपस में क्या हो गए थे, मर्ज हो गए थे। कौन सा, योद्धे रिपब्लिक। युधिष्ठिर के नाम पर नौरंगाबाद जो जगह है वहाँ पर देखा गया है इसके एविडेंसेस। तो ये कुछ अपने कुछ गणराज्य थे, रिपब्लिक थे, किसके, हरियाणा के। अब देखना, तो इससे एक चीज पता चलती है कि हरियाणा के अंदर सिर्फ मोनार्की सिस्टम ही नहीं था, हरियाणा के अंदर रिपब्लिक सिस्टम भी आपको दिखाई देगा। और कौन कौन सा रिपब्लिक है वो आप लोगों ने ध्यान में रख लिया। अब क्वेश्चन उठता है अगला, जब हिस्टोरिकल एज आया तो उस टाइम पे नए नए रिलीजन भी का भी डेवलपमेंट हुआ, नए नए धर्म भी उभर कर आए, और उसी के अंदर फिर एक बुद्धिज्म आता है हरियाणा के अंदर। और उस बुद्धिज्म के बौद्ध विहार हुए, बौद्ध स्तूप हुए, वो हरियाणा के किस किस जगह से मिलते हैं वो एक बार हम लोग देख लेंगे। ठीक है, हरियाणा के अंदर बुद्धिज्म। अब देखो ये जो कुरु प्रदेश है, जिसको आप लोग कुरुक्षेत्र वाला क्षेत्र जानते हो, कौरवों का प्रदेश है, इसको मेंशन किया गया है वैदिक और बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर जैसे दीप वंश, महावंश, ये जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसके अंदर कुरु प्रदेश का जिक्र किया गया है। अब ये जो कुरु है अपने 16 महाजनपद हुआ करते थे उसी टाइम पीरियड पे। 16 महाजनपद के अंदर एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट थी, कौन सी, कुरु, जो कि 16 महाजनपद के अंदर बुद्धिस्ट पीरियड के अंदर देखी गई है। इससे एक चीज पता चल रही है कि हरियाणा के अंदर बुद्धिज्म का स्प्रेड रहा है और हरियाणा के अंदर इन महाजनपद का भी आगे की तरफ क्या रहा है, स्प्रेड रहा है। अब ये जो कुरु रीजन था, चूंकि महाजनपद है और महाजनपद है तो यहां पर एक चीज और चलती थी, और वो क्या चलती थी
कि इस पूरे क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट होता था, एक आचार संहिता होती थी, एक कानून होता था। वो उस कानून जो है हरियाणा के कुरु रीजन के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये भी कहा जाता है कि कलायत जो है, कैथल जो है, कैथल से भी यहाँ पर जो सांख्य दर्शन है, जो कपिल मुनि सांख्य दर्शन है, वो कलायत कैथल से भी यहाँ पर बुद्धिज्म का स्प्रेड देखा गया है इस क्षेत्र के अंदर। अब देखते कौन कौन सी जगह और किससे क्या मिला है। ये सारी चीजें आप लोग को मिल जाएगी, आराम से इसको पढ़ लेना, कुछ खास चीज इसके अंदर है नहीं। सबसे पहला पॉइंट, सूद। ये सूद गांव कहां पड़ता है? यमुनानगर के अंदर। और किसने इसका जिक्र किया था? हेनसांग ने। हेनसांग ने बताया कि लगभग 1000 जो बौद्ध भिक्षु थे, वो लगभग इन 5 बुद्ध विहार के अंदर कहाँ पर रह रहे थे? इस सूद गांव के अंदर रह रहे थे। और वहाँ पर बहुत मात्रा में टेम्पल भी देखने को मिले हैं। और अशोक जो है, अशोक ने यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण कराया था यमुना रिवर पे। और किस रीजन के ऊपर? ईस्टर्न गेट ऑफ द स्टेट, इस स्टेट के ईस्टर्न गेट के ऊपर। तो ये अलग अलग जगह आपको देखने को मिली है। और दूसरा, लॉर्ड जो बुद्धा है, उन्होंने भी यहाँ पर कुरु डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली बार क्या दिया था? अपना स्पीच भी दी थी, भाषण दिया था हरियाणा के अंदर। तो ये कहाँ पर दिखाई देगा आपको? सूद यमुनानगर के अंदर। दूसरा, भगवान बुद्ध के यहाँ पर स्तूप मिलेंगे, भगवान बुद्ध के यहाँ पर विहार मिलेंगे। उससे एक चीज़ पता चलती है कि इन जगहों पर भगवान बुद्ध जी ने उपदेश दिए थे और उनके स्तूप यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो सूद कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। अगला देखना, टोपरा। ये टोपरा कहाँ पड़ता है? ये काफ़ी बार एग्जाम में, दूसरे एग्जाम में भी हरियाणा के में आया है। टोपरा पड़ता है अंबाला के अंदर। यहाँ पर महाराज अशोक ने एक बुद्ध विहार का निर्माण कराया था। और इस जगह के ऊपर, ये जो अंबाला वाली ये जो जगह है, इस जगह के ऊपर फोर्टिफाइड, इस जगह की किलेबंदी भी कराई गई थी। इसलिए एक मेन एविडेंस के रूप में इस टोपरा अंबाला को देखा जाता है। तो टोपरा कहाँ पर है? अंबाला के अंदर। फिर अगला आता है थानेसर। थानेसर का जिक्र कौन करता है? हेनसांग करता है। और थानेसर कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र का एंशिएंट नेम क्या था? थानेसर था। और काफ़ी अमाउंट में आपको यहाँ पर टेम्पल्स दिखाई देंगे। और चाइनीज ट्रेवल हेनसांग जैसे है यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर बुद्धिज्म को लेकर थानेश्वर नगर भी आपको दिखाई देगा। वो भी एक मेन सेंटर हुआ करता था, किसका? बुद्धिज्म का। तो एक चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर थानेसर में अगर आज के टाइम पे आप लोग जाते हो तो सबसे ज़्यादा मंदिर आपको थानेसर में आपको दिखाई देंगे। दूसरा एक चीज़ और है कि बुद्धिज्म का यहाँ पर, चूँकि इसका एरिया बड़ा है और दूसरे के कंपैरिजन में यहाँ पर हंड्रेड्स में ब्राह्मण के मंदिर मिलेंगे और बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप भी आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए एक चीज़ नज़र आ जाएगी, थानेसर उस टाइम पे रिलीजन के मामले में अपने सबसे हाईयर लेवल पर था। कौन सा क्षेत्र? थानेसर। ठीक है। अगला है अग्रोहा। अग्रोहा के बारे में तो पहले ही जान चुके हो। अग्रोहा कहां पर है? आपका हिसार के अंदर। तो यहां पर देखना कि बुद्धिस्ट विहार, बुद्धिस्ट स्तूप यहां पर दिखाई दे रहे हैं खनन से। और कुनाल जो फतेहाबाद वाला क्षेत्र है, सिरसा वाला, धरसूल वाला क्षेत्र, सेम वहाँ पर महाराज अशोक ने क्या बनाए थे? बुद्ध विहार बनाए थे। तो महाराज अशोक ने धरसूल, कुनाल और सिरसा यहाँ पर बुद्ध विहार, बुद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। ठीक है। अग्रोहा कहाँ पर? हिसार के अंदर आपको दिखाई देगा। अब देखो, अब दूसरा अगर हम लोग बात करें जैन की, तो हरियाणा के अलग अलग जगहों से जैन के भी कुछ एग्जीबिशन के अंदर कुछ कल्चर्स मिले हैं वहाँ के भी। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि हरियाणा के कुछ पोर्शन के अंदर जैन डेवलपमेंट, जैन
धर्म का भी डेवलपमेंट रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका रहा है? सबसे ज़्यादा रहा है बुद्धिज़्म का। तो ये सारे एविडेंसेस यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर ध्यान रखना है कि हरियाणा के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हड़प्पा साइट्स है, कौन कौन से रिपब्लिक रहे हरियाणा के अंदर। 4 रिपब्लिक मैंने बेसिकली बताए, किसका किसके साथ मर्ज हुआ है, और बुद्धिज़्म में बौद्ध विहार कौन कौन सी जगहों पर मिल रहे हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसी स्टेटमेंट देता है कि कौन सी जगह पर ये चीज़ें नहीं पाई गई है। तो इतना आप लोग ध्यान रखना। आज की क्लास को मैं यहीं पर ओवर कर रहा हूँ। इससे आगे का जो स्टेटस है, जो आपकी मिडेवल हरियाणा की हिस्ट्री बचती है, वो भी हम लोग थोड़ा सा जल्दी उसको करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, मैं एक चीज़ आप लोग को बता देता हूँ, इसके अंदर ऐसा नहीं कि मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ाऊँ और वो फिर आपकी काम की ना रहे। बेसिक चीज़ें सारी कवर कर लेनी, जहाँ पर हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी मैं उसके ऊपर ज़्यादा देर तक बात कर लूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।